हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे द्वारा प्रैक्टिस सेट 3 आप लोगों का करवाया गया था व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। ठीक है, हालांकि टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने उसका पेपर और साथ में उसके आंसर की दे दी गई है। जो लोग वहां पर जुड़े हैं वहां से भी अपने नंबर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कई सारे लोग जिन्होंने भी पेपर दिया तो कई सारे लोगों के कमेंट भी आए, कई सारे उत्तरों को लेकर। देखो, पेपर काफी आसान लेवल का था और हमेशा आसान लेवल के क्वेश्चनों में गलतियां ज्यादा होती हैं, ज्यादा संभावित गलतियां ज्यादा हो जाती हैं। इसलिए आप लोगों के कई सारे लोगों के कमेंट आए, कई सारे लोगों के मैसेज आए कि इसका उत्तर ये होना चाहिए, इसका उत्तर ये होना चाहिए। और जो आंसर की मेरे द्वारा दी गई आप लोगों को पूरी तरह सही है। ठीक है, उसमें कोई भी गलतियां नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका हम पूरा अभी सॉल्यूशन करने वाले। तो 50 क्वेश्चन में इस क्लास के माध्यम से आपको बताऊंगा और 50 क्वेश्चन में अगली क्लास में आपको बताऊंगा, ताकि क्लास ज्यादा लंबी ना हो सके। ठीक है, और शुरू करते हैं। देखो, और इससे पहले आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस सेट आप लोगों का अगला जो होगा बृहस्पतिवार को होगा। समय में आपको बुधवार को आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बता दूंगा कि किस समय में आपको पेपर उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि पेपर मेरे को बनाना भी है अगले 3 दिन। और आज का पेपर जो मेरे द्वारा बनाया गया था काफी आसान पेपर था। ठीक है, और उद्देश्य यही था कि एग्जाम से पहले आप लोग अपनी आसान चीजें अपना कवर कर लें। ठीक है, क्योंकि मेरा अनुभव जो रहा है परीक्षाओं का पूर्व में, ठीक है, गलतियां अक्सर आसान क्वेश्चनों में ही होती हैं। जो जितने आसान क्वेश्चन होते हैं उतना उनकी गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है। कहीं पर हमारा गोला गलत हो जाता है, कहीं पर हम उन्हें अच्छे से पढ़ते नहीं है। जैसे एक 56वां क्वेश्चन बार बार मैसेज आते हैं कि 56वां क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए। हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते ही नहीं है। एक बार हमने देखा, बस टिक कर दिया, हाँ हमारा सही है, ऐसा नहीं है। आप लोग पेपर को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, यही सीख हमें प्रैक्टिस सेट से लेनी चाहिए। प्रैक्टिस सेट कराने का मतलब ही यही है कि आप लोग उसको अच्छे से सीरियसली सॉल्व करें। ऐसा नहीं है कि आप घर पर फोन से देख के एग्जाम दे रहे हैं, बस किसी ने आपको प्रैक्टिस सेट भेज दिया, आपने करके बता दिया, दूसरे को उत्तर बता दिया। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट का कोई फायदा नहीं होता है। प्रैक्टिस सेट का वास्तविक फायदा तभी है जब आप अपनी गलतियां सुधारें, अपने आप को प्रैक्टिस का मौका दें उसमें। ठीक है, जो गलतियां हो रही हैं उनसे सबक लें, उनसे सीखें कुछ आगे बढ़ने के लिए। आसान चीजें आपको कैसे आपको पूरा पेपर पढ़ना है, कैसे उसको बार बार पढ़ना है। 2 घंटे का आपको समय मिलता है। हम क्या करते हैं, शुरू से पकड़ा, पहला प्रश्न पढ़ा, गोला भरते रहे, बस एक बार शुरू से पढ़ते रहे, लास्ट तक गोला भरते रहे। 3 तो हमारे इसमें ही गलत हो जाएंगे, 3 से 4। बाद में याद आता है, अरे यार इसका आंसर तो ये नहीं, ये था। तो पेपर अच्छे से पढ़ना है। ये सारी चीजें हमें कहां से सीखने को मिलती हैं, प्रैक्टिस सेट करने से। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट को भी हमेशा सीरियसली हमें लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो भी पेपर की तरह ही आपको सेट तैयार करवा के मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जाए, तो काफी सीरियसली आप लोगों को पेपर देना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न है, आंखों में गढ़ना। आंखों में गढ़ना मुहावरे के लिए उचित अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है अपमानित होना, ऑप्शन बी है बुरा लगना, ऑप्शन सी है पीड़ा का अनुभव, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आंखों में गढ़ना मतलब बुरा लगना, पीड़ा का अनुभव लगना तो क्या, अनुभव करना तो एक सामान्य सा उत्तर हो गया। ठीक है, मतलब सामान्य चीज हो गई जो कि बिल्कुल भी नहीं है। अपमानित होना बिल्कुल भी। आंखों में गढ़ना मतलब आंखों में कोई चीज तभी चुभती है ना जब हमें कोई चीज बुरी लगती है ना। तो आंखों में गढ़ना का सीधा सीधा उत्तर क्या हो जाएगा, बुरा लगना। अगला देखो, ऋणी शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उऋण। ऋणी का उऋण। ठीक है, अगला देखो प्रश्न नंबर 3, कलानिधि निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? कलानिधि किसका है, चंद्रमा का। ठीक है, और चांदनी क्या होती है? देखो, चंद्रमा की जो चंद्रिका होती है, ठीक है, रोशनी, उसको बोलते हैं चांदनी। तो वो बिल्कुल भी ऑप्शन जिसने भी दिया था वो सही उत्तर नहीं है। ठीक है, कलानिधि का उचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा, चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा का ही पर्यायवाची कलानिधि है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया ऊंचा, ऑप्शन बी ऊन, ऑप्शन सी है ईख, और ऑप्शन डी है उत्साह। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। तत्सम शब्द क्या है, उत्साह। ठीक है, अन्य देखो, ऊंचा का क्या होता है, उच्च। ऊंचा का उच्च। ठीक है, ऊन, अगला ऊन, ऊन का होता है उड़ना। ठीक है, उड़ना। ईख, ईख का क्या होता है, इक्षु। ठीक है, ईख का होता है इक्षु, और उत्साह ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, उछाह। ठीक है, उछाह। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, बुढ़ापा, बीमारी, घृणा या फिर नारी। ठीक है, तो नारी इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। नारी क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नारी। बाकी अन्य सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला देखो, किसी को पुकारना या संबोधित करना क्या होता है, संबोधन कारक। ठीक है, संबंध कारक नहीं है, संप्रदान नहीं है, और कर्म कारक भी नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा, संबोधन कारक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। देखो, तद्भव शब्द इसमें हमें बताना है, अक्षी, अपना, अगम्य या फिर आशा। ठीक है, इसमें अपना है तद्भव
तद्भव शब्द है, ठीक है। अपना का तत्सम क्या हो जाएगा, आत्मन। अपना को क्या बोलते हैं, आत्मन, ठीक है। अपना का तत्सम आत्मन होता है। अक्षी का तद्भव क्या होगा, आंख, ठीक है। अगम्य का तद्भव क्या होगा, अगम। और आशा का तद्भव क्या हो जाएगा, आस, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, आपका बंटी द्वारा रचित एक उपन्यास है, ठीक है। आपका बंटी किसके द्वारा रचित है, मन्नू भंडारी के द्वारा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक उपन्यास है, तो उपन्यास है, ठीक है। ये भी उपन्यास आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखो, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी देखो, उज्ज्वल, ऑप्शन ए है उज्ज्वल, ठीक है। मैं आपको लिख के बताता हूं इसको, उज्ज्वल इस तरह से दिया गया, ठीक है, उज्ज्वल। फिर देखो रचयिता, 4 ऑप्शन जो आपको दिए गए, ठीक है। अगला है द्वारका और अगला है साधुवाद, ठीक है। ये ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, बार बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उज्ज्वल इस तरह से लिखा जाता है, रचयिता होता है, ठीक है। रचयिता इस तरह से होता है, रचयिता ही नहीं होता, रचयिता होता है, ठीक है। द्वारका शुद्ध है, ये द्वारका सही लिखा गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वारिका, ठीक है। द्वारिका हम लोग बोलते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये गलत है, ये सही है। इसके अलावा साधुवाद कैसे लिखा जाता है, इसमें साधु में छोटी ई की मात्रा आती है, ठीक है। साधुवाद इस तरह से लिखा जाता है। तो ये 3 गलत है, ठीक है। और ये सही है द्वारका। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी है सही आंसर, ठीक है। देखो अशुद्ध वाक्य होगा, तो 10 में मैंने आपको चेंज करने के लिए बोला था, अशुद्ध के बदले क्या शुद्ध वाक्य होगा, ठीक है। भौरा गुनगुना रहे हैं, भौरा क्या है, हम एक वचन बोल रहे हैं, मतलब एक भौरे की बात हो रही है और गुनगुना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, गलत वाक्य, ठीक है। क्या होना चाहिए था, भौरे गुनगुना रहे हैं, ठीक है। वे 3 बहनें हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। वे 3 बहनें बिल्कुल सही है, इसका उत्तर ऑप्शन बी ही होगा। ऑप्शन सी, इसमें देखो वृक्षों पर बंदर बैठा है, तो एक बंदर, बहुत सारे वृक्षों पर तो बैठ नहीं सकता एक साथ, ठीक है। तो वृक्षों पर बंदर बैठे हैं होना चाहिए था, ठीक है इसका। फिर देखो दूध में कौन गिर गया, तो इसका होना चाहिए था दूध में क्या गिर गया। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला देखो, निम्न में दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है। दीर्घ संधि का उदाहरण क्या नहीं, इसमें देखो तथापि है, तथाधन अपि, ठीक है। कविधन इंद्र, कविंद्र ये भी है। हिमधन आलय, हिमालय ये भी है। तो लोगोपयोग नहीं है, ठीक है। इसका क्या होता है, लोकधन उपयोग, ठीक है। लोगोपयोग का क्या हो जाएगा, लोकधन उपयोग, ठीक है। तो ये किसका है, व्यंजन संधि का उदाहरण, ठीक है। व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा लोगोपयोग, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लोकधन उपयोग, कौ में हलंत है, ठीक है। कौ में हलंत है, इसलिए व्यंजन संधि का ये उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, जो कुछ नहीं जानता हो के लिए एक शब्द होगा, क्या हो जाएगा, अज्ञ, ठीक है। अज्ञ मतलब जो कुछ नहीं जानता है, ठीक है। अगला देखो 13वां है, एक आंख से देखना, मुहावरे का उचित अर्थ है, तो ये हो जाएगा भेदभाव न करना, मतलब सबको एक आंख से देखना, सबको समान दृष्टि से देखना, ठीक है। बाकी देखो भेद जानना और राज जान लेना दोनों एक ही मतलब है, और इसके बिल्कुल भी अर्थ नहीं है, ठीक है। और पसंद न करना ये भी इसका अर्थ नहीं है। तो एक के द्वारा जो ग्रुप में बताया गया था कि इसके 2-3 ऑप्शन और भी सही है, तो ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। केवल एक ही इसका ऑप्शन बी सही है, भेदभाव न करना, ठीक है। सबको समान दृष्टि से देखना, जैसे कानून सबको एक आंख से देखता है, इस तरह से इसका यदि आप इसको अर्थ इसका प्रयोग करते हैं, कानून सबको समान एक आंख से देखता है, मतलब समान दृष्टि से देखता है, ठीक है। तो एक आंख से देखने का उचित अर्थ क्या होगा, भेदभाव न करना। अगला देखो, निम्नलिखित में पृथ्वी का उचित पर्यायवाची शब्द होगा, धरा भी है, ठीक है, अवनी भी है, मेदिनी भी है। तो उपयुक्त सभी, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो फारसी शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें, पपीता। पपीता क्या है, पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। सरकार, कुश्ती और दरबार तीनों क्या है, फारसी शब्द है। अगला देखो, अपादान में प्रयुक्त उपसर्ग है, अपा, ऑप्शन बी अप, तीसरा है अप और चौथा है दान, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी क्या है, सही उत्तर है अप, ठीक है। अपादान में उपसर्ग क्या है, अप उपसर्ग है, ठीक है। अगला देखो, सदानंद का उचित संधि विच्छेद होगा, सदानंद, देखो सदानंद क्या हो जाएगा, सत धन आनंद, ठीक है। सत धन आनंद, सदानंद, ठीक है। तो कौन सा संधि हो जाएगा, व्यंजन संधि, ठीक है। सदानंद में प्रयुक्त संधि यदि आपसे पूछी जाती है तो कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। अगला देखो, अगला है अनामिका काव्य रचना है, किसकी काव्य रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काव्य रचना है अनामिका, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी है, गौरव, चरण, सन्यासी या सदुपदेश। तो इसमें सन्यासी हमारा
इसमें अशुद्ध दिया गया, ठीक है। सन्यासी कैसे लिखा जाता है, सन्यासी, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सन्यासी। सदुपदेश इसमें बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है, चरण भी सही है और गौरव भी सही है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है। देखो सबको मैं बना के आपको दिखाता हूं। सबसे पहला देखो निर्जर, ठीक है, निर्जर है। फिर ऑप्शन है यशोगान, यशोगान, ठीक है। ऑप्शन सी है उज्ज्वल, ठीक है, ऑप्शन सी है उज्ज्वल और ऑप्शन डी है दुर्जन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दुर्जन, ऑप्शन सी उज्ज्वल, ऑप्शन बी यशोगान और ऑप्शन ए निर्जर, ठीक है। निर्जर का क्या हो जाएगा, निहि प्लस जर, ठीक है। यशोगान यशः, ठीक है, यशः प्लस गान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो उत्धन ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल इस तरह से लिखा जाता है, तो क्या है ये व्यंजन संधि है, ठीक है, व्यंजन संधि। उज्ज्वल में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। दुर्जन क्या हो जाएगा, दुहु प्लस जन, ठीक है, इस तरह से प्लस जन, ठीक है, ये इसका इस तरह से। तो आंसर इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उज्ज्वल, ठीक है। उज्ज्वल में कौन सी है, व्यंजन संधि का उदाहरण है उज्ज्वल। आगे देखते हैं, देखो प्रश्न नंबर 21। अगला देखो प्रश्न नंबर 21 है, ठीक है। स्थान जहां चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए है राजगृह, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी है कुंडलवन। तो बौद्ध संगीति, ठीक है, सबकी हम चर्चा करते हैं। देखो इसमें जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही आंसर है इसका, कुंडलवन में, ठीक है। तो बौद्ध संगीति, रिवीजन देखो कैसे हमें पूरा रिवीजन मिल रहा है, ठीक है। बौद्ध संगीति, तो क्वेश्चन यहां से लगातार बनता है, प्रथम, ठीक है, फिर द्वितीय, फिर तृतीय और फिर चतुर्थ, ठीक है। तो सारी हम चर्चा करते हैं। पहली कहां हुई थी, देखो पहली हुई थी राजगृह में, ठीक है, राजगृह। दूसरी हुई थी वैशाली में, ठीक है, दूसरी वैशाली में हुई थी। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई थी तीसरी। और चौथी कब हुई थी, कुंडलवन हुई थी, ठीक है, कुंडलवन में। ध्यान रखिएगा ये चार इस तरह से क्रम है, ठीक है। पहली कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व। दूसरी 383 ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरी है 255 ईसा पूर्व, ठीक है। और चौथी कब हुई है, ईसा की पहली शताब्दी, ठीक है, ईसा की पहली शताब्दी में हुई थी, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये चारों इस तरह से, ठीक है। यदि आप शासकों की बात करते हैं इनके समय पर, तो पहले के समय शासक कौन था, ठीक है, शासक भी लिख लीजिएगा आप लोग। शासक यहाँ पर कौन था, अजात शत्रु, अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु। दूसरे में कौन था शासक, काला शोक, ठीक है, काला शोक, ठीक है। फिर तीसरे में कौन था, अशोक, ठीक है, अशोक। और चौथे में कौन था, कनिष्क, ठीक है, कनिष्क। तो ध्यान रखिएगा ये चारों इस तरह से शासक थे, ठीक है। ये बौद्ध संगीत है, इनके स्थल और इनका सन और इनका अध्यक्ष देखो, अध्यक्ष कौन थे, पहले के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, ठीक है, महाकश्यप, ठीक है। पहले के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। और दूसरे के कौन थे, सभाकामी, दूसरे के थे सभाकामी। तीसरे के थे मोगलीपुत्र, ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्र, ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्र तीसरे के थे। और चौथे के कौन थे, देखो वसुमित्र और अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वसुमित्र और अश्वघोष। इसी में बौद्ध धर्म बढ़ गया था, हीनयान और महायान दो शाखाओं में, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बटा था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो कुमाऊं की पवित्रतम नदी मानी जाती है, कौन सी नदी है जो कुमाऊं की पवित्रतम नदी मानी जाती है, वो है सरयू नदी, ठीक है। सरयू नदी जो कि कहां से निकलती है, सरमूल से निकलती है, ठीक है, सरयू नदी, ध्यान रखिएगा, सरयू सरमूल से निकलती है, ठीक है, बागेश्वर में। और 146 किलोमीटर इसकी लंबाई, और कहां जाकर, पंचेश्वर में जाकर, ठीक है, पंचेश्वर में काली से मिल जाती है, ठीक है, काली, काली नदी। इसके अलावा देखो ऑप्शन इसमें एक गोमती था, ठीक है, गोमती, गोमती कहां से निकलती है, डेबरा श्रेणी, ठीक है, डेबरा श्रेणी से निकलती है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और बागेश्वर में, ठीक है, बागेश्वर में सरयू प्लस गोमती का संगम होता है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सरयू की सहायक नदी है गोमती, जो कि बागेश्वर में सरयू से मिल जाती है, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन था, ऑप्शन बी काली नदी था, ठीक है, काली, काली कहां से निकलती है, काला पानी से, ठीक है, काला पानी से निकलती है। 252 किलोमीटर है राज्य में इसकी लंबाई, ठीक है। शारदा नाम से नेपाल में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और इसको पुराणों में इसको अपवित्र माना गया, ठीक है, पवित्र नहीं माना गया। श्यामा नदी भी इसको कहा गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। काला पानी से निकलती है और राज्य की सबसे लंबी नदी है, जो नेपाल और पिथौरागढ़ का, उत्तराखंड का बॉर्डर बनाते हुए बहती है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। पंचेश्वर बांध इसी नदी पर बन रहा है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें एक और ऑप्शन था पूर्वी रामगंगा, देखो पूर्वी रामगंगा, ठीक है, पूर्वी रामगंगा कहां से निकलती है, पोटिंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, कहां, पिथौरागढ़ में। और रामेश्वर में किससे मिलती है, रामेश्वर तीर्थ में
सरयू से मिल जाती है, ठीक है, सरयू से मिलती है। और इसकी लंबाई कितनी है, 108 किलोमीटर, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 108 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो चारों नदियां आपकी क्लियर हो गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला है बयाताल स्थित है, ठीक है, पहला ऑप्शन है इसमें देहरादून, दूसरा है चमोली, तीसरा है उत्तरकाशी और चौथा है नैनीताल। तो कहाँ स्थित है, बयाताल उत्तरकाशी में स्थित है। इसको फाजकंडी बयाताल, पूरा इसका नाम जो है फाजकंडी बयाताल, ठीक है। तो मुख्यतः क्वेश्चन इसी तरह से पहले आया हुआ है कि बयाताल कहाँ स्थित है, ठीक है। अगला देखो, सुल्तान जिसके द्वारा कृषि विकास हेतु अमीर ए कोही नामक विभाग की स्थापना की गई, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अगला देखो, बंगाल का पहला गवर्नर था। यहां पर देखो चर्चा किस चीज को पूछा गया है आपसे, जो पूछा गया वो है बंगाल का पहला गवर्नर, ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर, ठीक है, कौन था, देखो रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ये बंगाल का पहला गवर्नर था, ठीक है। अगर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बोले, गवर्नर जनरल, ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, जिसके द्वारा अभी तक, जिसको वायसराय बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, मेरी प्लेलिस्ट से आप लोग पढ़ेगा वायसराय, एक एक चीज उसमें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, ठीक है, और मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दी गई थी। तो उसी के माध्यम से जो वारेन हेस्टिंग्स उसमें गवर्नर था बंगाल का, उसको बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन बता, देखो एक विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक, ये भी इसमें ऑप्शन में दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक, ठीक है। कब बना था, 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है, चार्टर एक्ट, इसके द्वारा इसको भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन था केनिंग, ठीक है, केनिंग, ये बना भारत का पहला वायसराय, ठीक है, भारत का पहला वायसराय। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा इसको भारत का पहला वायसराय बनाया गया था, ठीक है, 1858 में इसको भारत का पहला वायसराय बनाया गया। तो ये चारों चीज मैंने इसलिए आपको चारों ऑप्शन दिया था ताकि आपकी चारों चीज में कवर हो जाए। देखो, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, और पहला गवर्नर जनरल बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल जो कि 1833 के चार्टर एक्ट से बना था, ठीक है, और केनिंग भारत का पहला वायसराय जो कि 1858 के अधिनियम के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। तो सारी चीजें आपकी इसमें क्लियर हो गई। उन्हें मैं आप लोग को कहना चाहूंगा, यदि आप लोग वायसराय बहुत डीपली बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो, एक नंबर यदि अपना क्लियर करना चाहते हो, तो प्लेलिस्ट में वायसराय आप जरूर देखिएगा, ठीक है। आगे देखो, अगला है वेदों की ओर लौटो नारा किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है, ये दिया गया था आर्य समाज द्वारा। वेदों की ओर लौटो किसने दिया था, आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज। देखो, स्थापना कब हुई, 1875, किसके द्वारा हुई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है, क्या है इनकी एक पुस्तक, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश इनकी एक पुस्तक है जो कि हिंदी में रचित है, ठीक है, हिंदी ये भी पूछा जा सकता है, हिंदी में रचित है। आर्य समाज स्थापना 1875, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर, ठीक है, मूल नाम मूल शंकर, ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो, इसमें जो ऑप्शन दिए थे, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज ब्रह्म सभा के रूप में 1828 में अस्तित्व में आया था, कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा की गई थी, राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है, राम मोहन राय, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, राम मोहन राय, ठीक है, राजा की उपाधि दी गई थी अकबर द्वितीय के द्वारा, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो, इसमें प्रार्थना समाज, ठीक है, ऑप्शन एक है प्रार्थना समाज, ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, 1867 में किसके द्वारा की गई थी, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। बाकी आप लोग देखो, वर्दी का सपना सीरीज अवश्य देखेगा, वहां पर ये छोटी छोटी चीजें मेरे द्वारा आपको सारी कवर कराने का प्रयास किया गया, ठीक है। अगला देखो, उत्तराखंड में मुख्यतः झीलें पाई जाती हैं, तो कैसी झीलें पाई जाती है, देखो ये कहीं किताब में नहीं मिलेगा आपको, सामान्य सा क्वेश्चन है, ठीक है। अधिकांश यहाँ पर हिमानीकृत झीलें हैं, जो बर्फ, जो चट्टान है, मतलब जो ग्लेशियर है, वहां से पानी प्राप्त करते हैं, जल प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो हिमानीकृत झीलें यहाँ पर पाई जाती हैं। अगला देखो, रीजनिंग का सवाल है, AFKP, ठीक है, इसके लिए दे रखा है BGLQ, ठीक है, BGLQ। देखो, पुलिस वालों को मद्देनजर रखते हुए काफी आसान मेरे द्वारा इसमें रीजनिंग दी गई थी, ठीक है, तो अपेक्षित है आप सभी लोगों से इतना कि आपको आना ही चाहिए, ठीक है। इसका देखो CHMR दिया गया है, CHMR, बाकी इसके लिए ऑप्शन दिया गया है, इसमें क्या आपको करना है, ठीक है। देखो A B F G L
के एल, ठीक है, और पी क्यू, प्लस एक हो रहा सब जगह, प्लस एक, ठीक है, प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक, तो यहाँ भी प्लस एक हो जाएगा, ठीक है, सी का प्लस एक, एच का प्लस एक, एम का प्लस एक और आर का प्लस एक, ठीक है, यहाँ पर करो डी, एच का हो जाएगा आई, एम का हो जाएगा एन और आर का हो जाएगा एस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, डी आई एन एस, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये एन है, ठीक है, डी आई एन एस इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला है शहर जहां हाल ही में भारत में पहली बार जल मेट्रो परियोजना शुरू की गई, ठीक है, कहां शुरू की गई, देखो कोच्चि में शुरू की गई, ठीक है, जल मेट्रो परियोजना। इसके अलावा देखो ऑप्शन इसमें बी है कोलकाता, यहाँ पर अंडर वाटर मेट्रो शुरू की गई, ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू की गई और कोच्चि से ही 2 सितंबर, डेट याद रखना आप लोग, 2 सितंबर 2022 मोदी जी के द्वारा, ठीक है, एक तो आईएनएस विक्रांत, ठीक है, भारत का स्वदेश निर्मित युद्धवाहक पोत, ठीक है, आईएनएस विक्रांत, इसको भारतीय नौसेना को समर्पित किया था, ठीक है, आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित किया, ठीक है, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। और दूसरा क्या था, नौसेना का जो झंडा है, ठीक है, उसको चेंज किया, ठीक है, कब हुआ था, 2 सितंबर 2022। ये दोनों घटनाएं आप लोग ध्यान रखिएगा, कोच्चि से ही हुआ था, ठीक है, दोनों कोच्चि से ही हुआ था, दोनों ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 2 सितंबर 2022, ठीक है, आईएनएस विक्रांत और नौसेना का जो झंडा है वो चेंज किया गया था 2 सितंबर को। अगला देखो, अगला है निम्नलिखित में वह नदी जिसे रथवाहिनी भी कहा जाता है, ठीक है, रथवाहिनी नदी किसे कहा जाता है, देखो पूर्वी रामगंगा, मैं आपको बता चुका हूं, पूरी रामगंगा पूरा क्लियर करा चुका हूं, ठीक है, इसमें पश्चिमी रामगंगा, ऑप्शन बी क्या है, सही आंसर है पश्चिमी रामगंगा, ठीक है, दूधातोली से निकलती है पश्चिमी रामगंगा, ठीक है, और 155 किलोमीटर, देखो पश्चिमी रामगंगा, ठीक है, पूर्वी रामगंगा पोटिंग ग्लेशियर, पश्चिमी रामगंगा दूधातोली, ठीक है, दूधातोली से 5 नदियां निकलती हैं, पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी पश्चिमी नयार, आटागाड़ और बीनो नदी, ठीक है, इतनी नदियां निकलती हैं इसमें। ये देखो दूधातोली से निकलती है, 155 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, और कालागढ़ डैम भी इसी पर बना हुआ है। इसके अलावा देखो नयार नदी, इसमें ऑप्शन सी है नयार, ये भी दूधातोली से निकलती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और गंगा की प्रथम सहायक नदी, गंगा की प्रथम सहायक नदी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा, गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, बाईं ओर से मिलती है गंगा में, कौन, नयार नदी, ठीक है, इसको नाद गंगा भी कहा जाता है। और इसके अलावा देखो गौला नदी का नाम क्या है, गार्गी नदी, ठीक है, गौला नदी को क्या कहा जाता है, गार्गी नदी, ठीक है, गार्गी नदी, हल्द्वानी काठगोदाम सब गौला नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। और गौला नदी आती कहां से, नील पहाड़ा पानी से निकल के आती, ठीक है। अगला देखो मिशन अमानत संबंधित है, किससे संबंधित है, रेलवे सुरक्षा बल से, यदि किसी का कोई सामान खो गया उसको उस व्यक्ति तक पहुंचाने से संबंधित है मिशन अमानत, ठीक है, जो कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है। अगला देखो चर्चा में रही व्यासी परियोजना किस नदी पर है, यमुना नदी पर है, ठीक है, तो लोहारी गांव आप लोगों ने अभी बीच में 3-4 महीने पहले, लगभग जुलाई के महीने में इसको बंद किया गया था, ठीक है, तो लोहारी गांव एक डूब गया था, इसलिए चर्चा में रही थी, ठीक है, व्यासी परियोजना, ध्यान रखिएगा। अगला देखो निम्नलिखित में वह जनपद जो भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील जोन में नहीं आता है, इसमें देखो रुद्रप्रयाग, चंपावत और पिथौरागढ़ सभी अति संवेदनशील जोन में आते हैं, जबकि उत्तरकाशी इसमें संवेदनशील जोन 4 में आता है, ठीक है। अगला देखो भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश है, कौन है विश्व का पहला देश जिसने भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाया, कौन है, नेपाल, ठीक है, नेपाल विश्व का पहला देश है। भूटान ने जो भीम यूपीआई है उसको अपनाने वाला पहला देश कौन है, भूटान, और यूपीआई को अपनाने वाला कौन है, नेपाल, ठीक है। अगला देखो हाल ही में ब्रिटेन को पछाड़कर भारत विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, 5वीं, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बना, हाल ही में भारत बना, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखो निम्नलिखित में वह स्थान जो गौला नदी के तट पर स्थित नहीं है, देखो गौला नदी आ रही है, ठीक है, गौला नदी यहां से निकली नील पहाड़ी से, ठीक है, नील पहाड़ी से, तो इसी के किनारे किनारे देखो यहाँ पर काठगोदाम, फिर हल्द्वानी, फिर लाल कुआं, इधर किच्छा, ठीक है, ये चारों शहर इसमें इसके किनारे बसे हुए हैं। लेकिन जो काला ढूंगी है, काला ढूंगी आपकी रामनगर और हल्द्वानी के बीच में स्थित है, ठीक है, काला ढूंगी रामनगर और हल्द्वानी के मध्य में स्थित है, इसलिए वो गौला नदी के किनारे पर स्थित नहीं है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, काला ढूंगी, ठीक है। अगला देखो लासपा दर्रा स्थित है, या लासपा पास, पास मतलब दर्रा, ठीक है, कहां स्थित है लासपा दर्रा, यह पिथौरागढ़ और चंपावत के मध्य, ठीक है, लासपा दर्रा। इसके अलावा देखो पिथौरागढ़ और बागेश्वर के मध्य कौन सा दर्रा स्थित है, ट्रेल पास, ठीक है, पिथौरागढ़ बागेश्वर ट्रेल पास। अगला देखो पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य कौन कौन सा है, लातू धुरा है, ठीक है, टोपी धुंगा है, मार्चियोग है और 12 होती है, ठीक है, चारों दर्रे कहां है, पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य, ठीक है। इसके अलावा देखो पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य कौन कौन से हैं, लिपुलेख है, गुंजी है, नवी धुरा है, ठीक है, ये ऊंटा, जयंती है, ये सारे दर्रे कहां है, पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखो राज्य में
जिसमें हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो कहां किया गया था? गुजरात में किया गया था। ठीक है, गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। और 37वें खेल कहां होंगे? गोवा में होंगे। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखिएगा, 36वां गुजरात में 2022 में हुआ था, 37वें कहां होंगे? गोवा में होने वाले। ठीक है, टीबी मुक्त भारत अभियान इस तिथि को शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 9 सितंबर 2022। ठीक है, 9 सितंबर 2022। ठीक है, अंडरलाइन कर लो, स्टार लगा लो, क्वेश्चन बनेगा। टीबी मुक्त भारत अभियान 9 सितंबर 2022। 5 सितंबर को क्या हुआ था? 5 सितंबर को हुआ था पीएम श्री योजना। ठीक है, पीएम श्री योजना जो कि शिक्षा से संबंधित। ठीक है, पीएम श्री योजना। और 9 सितंबर को टीबी मुक्त भारत अभियान, और इसका राजदूत या निक्षय मित्र। ठीक है, टीबी मुक्त भारत अभियान का राजदूत या फिर इनको निक्षय मित्र आप कह सकते हैं। ठीक है, निक्षय मित्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसको चुना गया? पहला राजदूत, मतलब इसका टीबी मुक्त भारत अभियान का राजदूत या फिर निक्षय मित्र किसको घोषित किया गया? अभी ये थी दीपा मलिक। दीपा मलिक को, ठीक है, दीपा मलिक को घोषित किया गया, भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला है इसमें राज्य जहां एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 40 है, राज्य जहां एलोरा की गुफाएं स्थित, तो कहां स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है एलोरा की गुफाएं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्हें 1983 में विश्व विरासत, ठीक है, विश्व विरासत में इनको शामिल किया गया। जो एलोरा की गुफाएं इनको, ठीक है, किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। ठीक है, यूनेस्को द्वारा 1983 में इनको विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया। ठीक है, और साथ ही देखो इसमें से गुफाएं किस काल की हैं? राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित है। ठीक है, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित। यहाँ पर एक एलोरा का कैलाश मंदिर, ठीक है, कैलाश मंदिर है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी के अंदर आता है। इसके अलावा देखो यहाँ पर जो गुफाएं हैं उनमें कुल 34 गुफाएं हैं। ठीक है, 34 गुफाएं हैं, जिनमें से 17 किससे? ब्राह्मण धर्म से संबंधित। ठीक है, ब्राह्मण धर्म, और 12 देखो बौद्ध धर्म। ठीक है, और 5 है जैन धर्म से। ठीक है, 5 है जैन धर्म से। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो कुल 34 गुफाएं यहाँ पर प्राप्त हुई, 17 ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, 12 बौद्ध धर्म से संबंधित और 5 जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, 1983 में इसको विश्व विरासत में शामिल किया गया यूनेस्को द्वारा, और राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित है, जिसमें एक कैलाश मंदिर भी यहीं पर पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखो, किस वर्ष गोविंद वल्लभ पंत राजकीय प्राणी उद्यान की स्थापना की गई? ठीक है, तो कब की गई थी? 1995। ठीक है, 1995 में की गई थी। कहां पर की गई थी? नैनीताल में। तो नैनीताल में इसकी स्थापना की गई 1995 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा इनमें 2012 जो ऑप्शन है इसमें पावलगढ़ और नंधौर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ठीक है, नंधौर अभ्यारण्य और पावलगढ़ जो संरक्षित क्षेत्र है, इनकी स्थापना हुई है। और 2015 इसमें ऑप्शन दिया गया, इसमें नैना देवी बर्ड कंजर्वेशन जो कि नैनीताल में ही स्थित है, 2015 में उसकी स्थापना हुई है, और राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, नैना देवी बर्ड कंजर्वेशन। अगला देखो 325, अगला एक रीजनिंग का सवाल है। ठीक है, तो ये प्रश्न देखो 325, 259, 204, 160, 127, 105, इससे आगे ऑप्शन दिया था, इसमें क्या इसका उत्तर आना था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको 66 माइनस करना है, यहाँ पर 55। ठीक है, -66 -55, ऐसे -44। ठीक है, फिर -33 -22, अब -11 हो जाएगा। ठीक है, -11 तो क्या आ जाएगा? 94 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, देश जिसके द्वारा वर्ष 2023 के 23 के हॉकी विश्व कप की मेजबानी की जाएगी। ठीक है, तो कहां वो आयोजित होने वाला है? हॉकी विश्व कप भारत में आयोजित होने वाला है। ठीक है, उड़ीसा में इसका आयोजित होगा, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखो ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर अभी T20 वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था और जीता कौन था? इंग्लैंड। ठीक है, पाकिस्तान को हराया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कनाडा में अभी जैव विविधता से संबंधित एक मॉनिट्रियल COP15 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। और श्रीलंका, इसके द्वारा पुरुष एशिया कप हाल ही में जीता गया था। ठीक है, अगला देखो, भारत के प्रथम राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है। कहां पर है? समुद्री विरासत स्थल। ठीक है, लोथल। लोथल सिंपल सा है, इसको याद रखने का तरीका क्यों? क्योंकि लोथल देखो हड़प्पा कालीन एक, ठीक है, हड़प्पा कालीन प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, प्रमुख बंदरगाह, हड़प्पा कालीन एक प्रमुख बंदरगाह है लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात में आता है, भोगवा नदी के तट पर स्थित। ठीक है, तो यहीं पर समुद्री विरासत, भारत का पहला समुद्री विरासत स्थल यहीं पर घोषित, मतलब यहीं पर बनाया जा रहा है। ठीक है, समुद्री विरासत परिसर का निर्माण यहीं पर किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 45, वह स्थल जो पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित नहीं है। देखो इसमें श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में ही है। ठीक है, कोटद्वार और खिरसू दोनों पौड़ी गढ़वाल में ही है। देवप्रयाग किसमें आता है? टिहरी में। हालांकि देवप्रयाग देखो दो नदियों के संगम पर स्थित है। एक नदी आती है यहाँ से अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा, और एक आती है भागीरथी। ठीक है, भागीरथी
तो ये संगम है देवप्रयाग का संगम, जहां से गंगा नदी आगे को, गंगा नदी के नाम से ये दोनों नदियां जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये अलकनंदा और ये गंगा नदी जब नीचे को जाती है तो इसके बाईं ओर का हिस्सा कहाँ आता है, ये पूरा पौड़ी गढ़वाल में आता है, ठीक है। जो देवप्रयाग ये वाला हिस्सा ये इसमें आता है, टिहरी गढ़वाल में आता है, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी के मध्य और यहाँ गंगा के मध्य का पूरा एरिया देवप्रयाग में आता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 46 है, माता बसंत लोकप्रिय उपनाम है, किसका लोकप्रिय उपनाम है, ये है एनी बेसेंट का, ठीक है। एनी बेसेंट जिन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन, याद करो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1917, ठीक है। 1917 की अध्यक्षता की थी, ठीक है। अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। एनी बेसेंट जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इसमें ऑप्शन है देखो सरोजनी नायडू। 1925 का कानपुर अधिवेशन, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू। इसके अलावा देखो ऑप्शन है मदर टेरेसा, ठीक है। इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था 1979 में, ठीक है। और इसके अलावा भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था 1980 में। दोनों प्राइज देखिएगा, मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज 1979, 1979 में और 1980 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगला देखो 47वां क्वेश्चन है, चैती मेला आयोजित होता है, कहां होता है, काशीपुर में होता है, ठीक है। अगला देखो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, कौन है, एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एन.के. सिंह। वित्त आयोग जो कि अनुच्छेद 280, ठीक है, आर्टिकल 280, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 280 के तहत किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। कोई इसकी समयावधि नहीं है, हालांकि 5 वर्ष के लिए ही ये बनाया जाता है, ठीक है, लगभग। ध्यान रखिएगा कौन है, एन.के. सिंह वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। विनय कुमार सक्सेना जो ऑप्शन सी है, विनय कुमार सक्सेना क्या है, भी दिल्ली के उपराज्यपाल है। और नोट कर लो, पुलिस वालों के बिल्कुल पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन है, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, ठीक है। तो विनय कुमार सक्सेना पक्का आपका क्वेश्चन आने वाला, ठीक है। इसके अलावा देखो गिरीश मुर्मू क्या है, भारत के वर्तमान में कैग है, ठीक है। कैग मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वर्तमान में कौन है, भारत के गिरीश मुर्मू, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश, स्वच्छ सुजल प्रदेश, ठीक है, स्वच्छ सुजल प्रदेश। इसमें देखो स्वच्छ मतलब खुले में शौच मुक्त है, ठीक है, खुले में शौच मुक्त, ठीक है, खुले में शौच मुक्त। और सुजल मतलब हर घर स्वच्छ जल, दोनों चीजों में, ठीक है। खुले में शौच मुक्त और हर घर स्वच्छ जल वाला पहला जो प्रदेश है कौन है, इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश है, ठीक है। इसके अलावा देखो हर घर प्रमाणन, नोट कर लीजिएगा, हर घर जल प्रमाणन वाला, ठीक है, हर घर जल वाला पहला राज्य, ठीक है, पहला राज्य, ध्यान रखिएगा, वाला पहला राज्य कौन है, गोवा, ठीक है। गोवा भारत का पहला राज्य है जहां हर घर जल प्रमाणन वाला, ठीक है, पहला राज्य। और इसके अलावा देखो हर घर जल, ठीक है, हर घर जल प्रमाणन वाला पहला जिला, प्रमाणन वाला पहला जिला, भारत का पहला जिला कौन है, ये भी ध्यान रखिएगा, बुरहानपुर, ठीक है, बुरहानपुर, जो कि कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो पूछे जाएंगे दोनों, देखो हर घर प्रमाणन वाला पहला राज्य कौन है, गोवा, हर घर प्रमाणन वाला पहला जिला कौन है, बुरहानपुर, ठीक है। इसीलिए मेरे द्वारा ये क्लास आप लोगों के लिए लाई जाती है। देखो मैं आंसर तो आपको ग्रुप के माध्यम से दे ही चुका हूं, यदि ये क्लास ना भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आप इस क्लास को देख रहे हैं ना, तो सोचो आपकी कितनी सारी चीजें कवर हो रही है, कई सारे मैटर आपका कवर हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस क्लास को लाने का उद्देश्य यही है ताकि आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो सके, प्रैक्टिस सेट का तभी फायदा होता है, ठीक है। तो अपनी राय इस पर अवश्य व्यक्त कीजिएगा, ठीक है, आप लोगों को कैसा ये प्रयास लग रहा है, ठीक है। अगला देखो, अगला इसमें 50वां क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके समय भारत आया था, ठीक है, किसके समय पर आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, ठीक है। तो 50वां क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर भारत आया था, ठीक है। इसमें कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, देखो ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त। इसको क्या क्या कहा जाता है, समुद्रगुप्त को एक कविराज इसको कहा जाता है, ठीक है, कविराज। इसके अलावा भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन इसको कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा इसको विक्रमांक भी कहा जाता है, ठीक है, विक्रमांक। ये तीनों उपाधियां किसकी हैं, समुद्रगुप्त की, ठीक है। इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम, देखो चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, इनको क्या क्या कहा जाता है, देखो इसके द्वारा गुप्त संवत शुरू किया गया था, ठीक है, गुप्त संवत शुरू किया गया था कब, 320 में, ठीक है। इसका राज्याभिषेक हुआ था, यहीं से इसके द्वारा गुप्त संवत शुरू किया गया था, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान भारत आया था, उसके दरबार में 9 नवरत्न थे, ठीक है। चंद्रगुप्त के द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें कालिदास क्या थे, प्रमुख थे। इसके अलावा देखो स्कंदगुप्त,
स्कंदगुप्त जो सुदर्शन झील है, ठीक है, सुदर्शन झील, मौर्यकालीन सुदर्शन झील, ठीक है, इसका जीर्णोद्धार कराया था, ठीक है, का जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया था? स्कंदगुप्त के द्वारा। तो चारों ऑप्शन आप लोगों ने ध्यान रखना। देखो, समुद्रगुप्त को कविराज, भारत का नेपोलियन, विक्रमांक कहा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से लगातार बनता है, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है कि किसे कविराज कहा जाता है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, किसे विक्रमांक की उपाधि धारण की गई थी, ठीक है, या फिर गुप्त संवत किसके द्वारा शुरू किया गया था, या फिर फायन किसके समय में भारत आया था, ठीक है। क्वेश्चन लगातार गुप्त वंश से आते हैं, तो इसलिए मेरे द्वारा इन सारी चीजों को आपको फैक्टर में कवर करवा दिया गया। देखो, आज की क्लास में 50 क्वेश्चन ही हम करते हैं। अगली मैं आपको क्लास दूंगा कल, यानी कि उसमें अगले 50 क्वेश्चन सारे मैं आपको कल बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करें, ठीक है। और साथ ही यदि आप लोगों को मैटर अच्छा लगे, ठीक है, क्लास यदि आप लोगों को अच्छी लग रही है, प्रयास यदि अच्छा लग रहा है, तो कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग तैयारी करते रहिए, साथ में इन सारी चीजों को आप नोट अवश्य कीजिएगा, तभी आपको कुछ लाभ मिलने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।